हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कमेंट करते हैं कि हम सब तैयारी कर रहे हैं, हमें कितना टारगेट रखना चाहिए अपने एनटीपीसी के लिए और क्या सेफ स्कोर हो सकता है ताकि हम आराम से आरआरबी एनटीपीसी का प्री और मेंस क्वालिफाई कर पाएँ। इसी तरह ग्रुप डी में भी कई लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए कि आराम से हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें सिलेक्शन हो जाए हमारा। तो देखो, इस चीज़ को लेके मैंने पहले भी एक दो बार वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताया था। इसके अलावा जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ये भी बताया है। अब देखो, जो कंडीशन आज के हिसाब से चल रही है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है उसके हिसाब से मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप सोचो कि आपको कोई यहाँ पर एक्यूरेट नंबर बताए कि आपको इतने नंबर लाने चाहिए, इतने नंबर में आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जितने नंबर सामने वाला बता रहा है उतने नंबर आपके आ ही जाए। या फिर ऐसा भी नहीं है कि पेपर बिल्कुल सिंपल आना हो या फिर पेपर बिल्कुल टफ आना हो, इसके बारे में आपको पहले से पता हो। मेरे हिसाब से देखो, सबसे बेस्ट एक ही चीज़ होती है, आप पिछले साल के एग्ज़ाम को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। अब बात को समझने की कोशिश करना। जैसे आपने मान लीजिए मुंबई बोर्ड से फॉर्म फिल किया है, आपने भोपाल हो गया, इसके अलावा आपने इलाहाबाद, कहीं से भी आपने फॉर्म फिल किया हो, आपको एक अंदाज़ा लगाना होता है कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, आपको कितना स्कोर करना होगा वहाँ पर। मैं ये मानता हूँ कि आप पिछले साल की कट ऑफ को देखो। सपोज कि मुंबई बोर्ड में आपने फॉर्म फिल किया है और वहाँ पर पिछले साल जनरल की जो कट ऑफ है वो 80 मान लीजिए और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 77 मान लीजिए। अब इसके अलावा SC ST के भी कुछ भी मान के चल लीजिए आप। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पिछले साल कट ऑफ गई है, आपको उससे 5 नंबर ज़्यादा के लिए तैयारी करनी है। भूल जाओ कि क्या स्कोर है क्या नहीं था, क्योंकि हर साल की जो कट ऑफ होती है उसमें इतना बड़ा उलटफेर नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 या 5 नंबर मैक्सिमम तक ही फर्क जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। सो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि जैसे आप 80 मार्क्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो और आपने देखा है कि 80 तो कट ऑफ ही गई है, तो अपना टारगेट कम से कम 85 तक रखो कि हर हालत में 85 मार्क्स लाने हैं। अब कई सारे जनरल के भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, कई सारे ओबीसी के में जो लोग टेंशन में, क्योंकि भाई मार्क्स अच्छे खासे लाने पड़ते हैं। जनरल वालों की कंडीशन में समझ सकता हूँ, क्योंकि जनरल वालों का की जो वैकेंसी होती है, उन लोगों के लिए जो पोस्ट होती हैं, उनको अलग से पीछे उनके कौन पड़े होते हैं, SC ST OBC वाले। तो उन्हें अपनी जो जगह होती है उसे सेव करने के लिए अच्छे से अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। और देखो, ये बात भी हकीकत है कि अगर आप कायदे से पढ़ते हो, सही चीज़ पढ़ते हो, तो आपके मार्क्स अच्छे आ भी जाते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट पर बहुत अच्छे से फोकस करो। देखो, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम निकाल दिया है, कई तरह की बुक्स पढ़ ली हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए हैं, पर फिर भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। उसका जो रीज़न है वो बिल्कुल सिंपल सा है। होता क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करते हो। मुझसे जब भी कोई पूछता है कि प्रैक्टिस सेट में मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए, मेरा एक ही जवाब होता है कि सॉल्यूशन पर फोकस करो। और ये बात बिल्कुल सही है। मैंने सिर्फ 4 से 5 महीने करीब ही कोचिंग पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही कंटिन्यू लगाए। और अगर जॉब ली है, जितनी भी हुई हैं, उन सब में सिलेक्शन के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ वो मैं प्रैक्टिस सेट को देता हूँ। कई तरह के प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, सारे के सारे ऑफलाइन ही लगाए। कई लोग पूछते हैं क्या मैंने ऑनलाइन लगाए थे, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। ऑनलाइन मैंने ऐसा किया था कि जब NTPC का एग्जाम हुआ था तो 1 2 बार कंप्यूटर पर ट्राई किया था कि कैसा होता है, बस। बाकी मैंने ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। और आप लोगों में से भी कहूँगा जिसके पास देखो मौके हैं, पैसे भी अच्छे खासे, वो लोग कॉमन सी बात है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगा सकते हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप पूरे हफ्ते में कम से कम एक बार ऑनलाइन लगाएं और बाकी के 6 दिन जो है वो ऑफलाइन ही लगाएं, क्योंकि सॉल्यूशन करने में जो आसानी होती है वो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में होती है। लेकिन जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास कंडीशन गड़बड़ है, उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप वीकली प्रैक्टिस सेट लगाएं, कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट हफ्ते के हफ्ते लगाएं। अब यहाँ ये नहीं है कि आप पर डे प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो तैयारी अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अच्छे से करते हो तब तैयारी अच्छी होती है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये रेलवे ग्रुप डी पिछला जो था 2018 का, उसमें ये क्वेश्चन पेपर आया था। इसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना कि जो क्वेश्चन है मैं क्या सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। यार मैं तो बताऊँगा, लेकिन कुछ लोगों की आदत ख़राब होती है कि नहीं सर इस टाइप के नहीं आए थे क्वेश्चन, ये वो। तो मैं वही PDF उठा रहा हूँ जो RRB ने कैंडिडेट को दी है और कैंडिडेट ने वहाँ से डाउनलोड की थी। इसमें देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरह तैयारी करनी होती है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में आप लोगों में से भी अगर किसी ने जो 29 अक्टूबर की शिफ्ट थी, इसमें अगर सेकंड शिफ्ट में किसी ने एग्ज़ाम दिया था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो, मैं इसमें आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस को उठा के जो कि GK GS के हैं, कि आप उन्हें किस तरह आराम से आंसर दे सकते हैं, उनके बारे में डिटेल कैसे निकाल सकते हैं।
जैसे देखो ये क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने वैश्विक क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन देखो कॉमन सी बात है, जो कि इंडिया के कैप्टन से रिलेटेड रह चुका है, जो इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भाई एग्जाम में आने के चांस होते हैं। तो जो खिलाड़ियों से जुड़े हुए फैक्ट होते हैं वो आपको जानने चाहिए। इसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे जो फेमस खिलाड़ी हैं उनका नाम गूगल पर टाइप करके उनके बगल में फैक्ट जरूर लिख देना चाहिए। जैसे अगर आपको MS धोनी के बारे में जानना है तो आप गूगल पर ये जरूर लिखो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू MS धोनी। उससे क्या होता है कि धोनी से जुड़ी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब आपको पता चलेंगी कि इनने क्या किया है, और भी इनके बारे में सब जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे विराट कोहली के बारे में बात करें तो विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड हैं। इस तरह आपको याद होते हो, आजकल GS में आ सकते हैं। और देखो मैथ और रीजनिंग का आप लेवल देख ही रहे होंगे, मॉडरेट है, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा कुछ खास नहीं आया था। हाँ, साइंस के न्यूमेरिकल थोड़े टफ आए थे। अब इसमें ये देखो ये वाला क्वेश्चन है कि कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व रामविलास पासवान करते हैं। भाई ये क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नॉर्मल मतलब टफ सा हो क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि जो फेमस नेता होते हैं भाई इन लोगों की राजनीतिक पार्टी तो आपको आनी चाहिए ना, कि कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं। अब जैसे आपको याद करना है तो यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सो इसमें जो आंसर हो गया तीसरा, इसे छोड़ के बाकी के 3 जो दल बचे हैं इनसे संबंधित कोई जो प्रमुख नेता हो, फेमस नेता हो, उसको आप तुरंत सर्च करो और उसे अपने पास लिखो, उसे याद करो अच्छे से। साथ ही साथ देखो और 1-2 बताता हूँ, ये तो साइंस का हो गया। हाँ, जैसे ये है कि भारतीय संसदीय समूह IPG द्वारा 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसने जीता है, तो ये है भर्तृहरि मेहताब। अब देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया तैयार करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि रेलवे हर साल जो क्वेश्चन देता है उन्हीं को आगे भी रिपीट कर देता है कई बार। देखो ज़्यादातर रिपीट नहीं करता, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। सो होता क्या है, सिर्फ साल चेंज हो जाता है। सपोज इसमें उत्कृष्ट सांसद जो पूछा है वो 2017 के लिए पूछा है, इस बार 2018, 19, 20 किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग खुद से ये चीज़ निकालो कि क्या 2019 या 20 में किसी को मिला है उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार, और मिला है तो किसे मिला है उसे याद कर लो। फंसने के ज़्यादा चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। साथ ही साथ देखो अब ये क्वेश्चन देखो आप, आया है कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। मैंने पहले बताया था ना आपको, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ पूछ लिया कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। दोस्तों ये बिल्कुल सटीक तरीका होता है तैयारी अच्छी करने का, जो कि अधिकतर यूट्यूबर नहीं बताते हैं क्योंकि भाई कोचिंग चलानी है। यह है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो इसके आंसर में आ जाएगा क्या, केरल। अब बाकी के 3 राज्य बचे, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। आप क्या करते हो कि जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ उसका आंसर देखते हो, आंसर याद कर लेते हो, बात खत्म। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तैयारी अच्छी लेवल की करनी है, टक्कर देने वाली तैयारी करनी है, ताकि कोई भी आपके सामने ना टिके, तो कॉमन सी बात है आपको थोड़ा डिफरेंट तैयारी करनी होगी। आप क्या करो कि जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसमें जैसे गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र लिखा है, इनके बगल में इनसे रिलेटेड कोई खास पॉइंट लिखो जो एग्जाम में आता है, समझे। जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि गोवा जो है, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, मांडी। इसके अलावा गुजरात में फेमस हिल स्टेशन है सापुतारा, ये भी फेमस हो जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे आपके, जैसे कि नागपुर से रिलेटेड वर्ली, बोरीवली, बॉम्बे हाई, कई सारे पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद करने लायक हैं। इस तरह लिखो। और देखो यही चीज़ मैं अपनाता था, जिस वजह से मैंने कम टाइम में अच्छी खासी तैयारी कर ली थी। और यही तरीका मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि ऑप्शंस के थ्रू अपनी तैयारी करो। देखो जिन लोगों के पास किताब लेने के पैसे नहीं हैं या फिर अलग से कोचिंग जाने के पैसे नहीं हैं, उन लोगों को मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को कैरी करने की वो करो। आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट की तो बुक कम से कम एक लो ही। प्रैक्टिस सेट की अगर बुक आपके पास है तो उसी अकेली एक बुक से भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखो तैयारी करने वाले को ये इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि उसके पास कौन सी बुक है और कौन सी नहीं है, वो तैयारी कर लेता है। और देखिए इसमें जैसे ये वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो भाई आंसर तो हो गया लाहौर। आपको सिर्फ इतना करना है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और पुणे अधिवेशन हुए जितने भी, उन सबसे रिलेटेड, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड फैक्ट याद कर लो, भाई आपको अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। आपकी हिस्ट्री के कई सारे पॉइंट तैयार होंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस तरह इस क्वेश्चन पेपर में ढूंढते क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को। और ये जो सेट आया हुआ है, इस सेट में मैंने खुद गौर किया, आप खुद अच्छे से देख लेना कि इसमें लगभग 12 से 15 ही ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े टफ हैं या जिनके आंसर निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो। लेकिन बाकी के सारे इतने आसान क्वेश्चन है इसमें
जैसे ये है कि साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में 2018 में किसे चुना गया? चंद्रशेखर कांवर। ये अभी भी है मौजूद, यही है अभी भी अध्यक्ष। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आपसे स्पीडी की करंट अफेयर्स लो, क्योंकि स्पीडी की करंट अफेयर्स में ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। मोस्ट जो प्रोबेबली क्वेश्चन होते हैं आने लायक होते हैं वो सारे के सारे आपको स्पीडी में मिल जाएंगे। सो स्पीडी करंट अफेयर्स भी ले लो। अब देखो बाकी तैयारी करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, आप किस तरह तैयारी करते हो। मुझे जो सही लगता है आप लोगों को बताने के लिए कि जिस तरह आप तैयारी कर सकते हो अच्छी से अच्छी, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को, और बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। और एक दो छोटी सी सलाह और भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। प्रेजेंट टाइम में बहुत से यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को बहका रहे हैं कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम डेट के नाम पर, क्योंकि कॉमन सी बात है एग्ज़ाम डेट अगर थंबनेल पर लगा लो तो व्यूअर्स आते हैं, पक्की बात है वो। तो आप थोड़ा सा खुद से सोचो। स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक उस पर विश्वास ना करना। आपको आरआरबी, एएलडी या किसी वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया वो सिर्फ इतना सा है कि जो आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हो सकता है, वो भी टेंटेटिवली डेट दी है। टेंटेटिवली में देखो ऐसा होता है कि कोई कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है वो। अगर सब कुछ ठीक चला तो उस डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि कब तक एग्ज़ाम होगा, ये वो तो कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 15 दिसंबर को ही डेट मान के चलो, अगर बढ़ जाती है तो ये तो यार और अच्छी बात ही है ना आप लोगों को। सो अभी करते रहो तैयारी कंटिन्यू, वेट करो, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा। बाकी आप तैयारी रूटीन में करते रहो। गाइस देखो, मेरे हिसाब से जितने भी एग्जाम्पल मुझे देने थे मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। आपको एक अंदाज़ा ही बता दिया है कि आपका पेपर कैसा आया था पिछली बार। चाहता तो कोई भी बंदा जो अच्छी से तैयारी करता वहाँ पर आराम से 75 प्लस स्कोर कर सकता था, लेकिन फिर भी कई लोगों के बहुत कम मार्क्स आए थे। और देखा जाए तो कट ऑफ भी पिछले साल ग्रुप डी की काफ़ी कम गई थी। सो आपको बस ये मान के चलना है कि पिछले साल जो कट ऑफ गई थी उससे आपको 5 नंबर ज़्यादा ही लेके आने हैं। आप कम से कम इतने का टारगेट बनाएंगे तो कॉमन सी बात है आप और भी अच्छी गेन कर सकते हो। वो बाकी आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है, आप किस तरह तैयारी करते हो, कैसी प्रिपरेशन है आपकी, और आप किस लेवल तक, चाहे वो एसएससी लेवल हो, बैंक हो, रेलवे हो, किस लेवल तक आप तैयारी कर रहे हैं, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि जो मैंने तरीका बताया उस तरीके के अकॉर्डिंग चलो, तैयारी करो अच्छे से। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा सा सपोर्ट भी किया करो इसी चीज़ को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर किया करो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।